ओके अब जो आज हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 2 है। ठीक, जो चैप्टर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स आज हमें कवर करना है। चैप्टर का नाम है हमारा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा ये चैप्टर है जो कि चैप्टर 2 है। इसमें क्या हम कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स से भर भर के है। पूरा नेशनल इनकम से भरा हुआ है। बिना इस कंसेप्ट को समझे हुए आप नेशनल इनकम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो पहला सेकंड चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और जो फर्स्ट चैप्टर था वो इसका स्टार्टिंग था। ये हमारा अगला बेसिक कंसेप्ट शुरू हो रहा है। सो पहला वर्ड है हमारा है जिसमें पढ़ना है दैट इज हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। अब ये जो टर्म है ये टर्म हमें बहुत मिलने वाला है पूरे बुक में। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है बेटा? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब होता है कि जहां पे हम अलाउड है बिजनेस करने के लिए। इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है, ये वो टेरिटरीज है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी है जहां पे हम अलाउड है बिजनेस करने के लिए। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? गवर्नमेंट जिसपे कंट्रोल कर रही है। विथ इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। क्या बोल रहा हूं मैं? ये क्या है? इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, कौन? गवर्नमेंट कर रहा है। विथ इन विच पेन कॉपी साथ में रखो, उसको लिखते रहोगे, इजी रहेगा पढ़ने के लिए। विथ इन विच पर्सन्स गुड्स एंड सर्विसेज सर्कुलेट। ठीक है, सर्कुलेट सर्विसेज बोल दो या फिर कैपिटल बोल दो। कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। मतलब सिंपल सी बात करो, ये वो एरिया है जहां पे जो ये गुड्स सर्विसेज है फ्रीली सर्कुलेट करे। फॉर एग्जाम्पल मान लो पूरा जो बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया है, इंडिया की जो पूरी बाउंड्री है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। मान लो ये पूरा इंडिया है, तो इंडिया के अंदर की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया? डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई। ठीक है, इसके अंदर जो बिजनेस हो रहा सब हो रहा उसकी बात करते हैं हम लोग, डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेंगे। अब कुछ इसको हम बोलेंगे, इसका दूसरा नाम होता है पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। इसका दूसरा नाम है क्या? दैट इज पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। अब इसका भी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। अब बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो जगह जहां पे कंट्री का बाउंड्रीज है। ठीक है, कंट्री का जहां कंट्रोल है। ठीक है, गवर्नमेंट का जहां कंट्रोल है उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई शिप है। क्या बोल रहा हूं मैं? कोई शिप है। ठीक, शिप मान लो, एयरक्राफ्ट मान लो। ठीक, ये ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। क्या बोल रहे हैं? ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, मान लो इंडिया का कोई एयरक्राफ्ट है, एयरप्लेन है, जो किसी दो कंट्रीज के बीच में उड़ रहा है। उड़ने से मान लो यूएस से इंडिया के बीच में उड़ रहा है, तो ये जो प्लेन है वो किसका है? वो इंडिया का है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, वो हमारा आता है। अब बेटा दूसरा देखो, अब दूसरे में है क्या? सपोज करो एक फिशिंग वेसल है, मतलब वो इंडियन ओशन में कहीं भी क्या बोल रहा हूं मैं? फिशिंग वेसल। फिशिंग वेसल है, सेम ऑयल का भी टैंकर है। ठीक है, और नेचुरल गैस है जो आते हैं वो सब किसके हैं? वो सब इंडिया के हैं। अगर इंडिया का कोई नॉर्मल रेजिडेंट उसको कंट्रोल कर रहा है। ऑयल टैंकर्स हो गए हमारे, और हमारा हो गया नेचुरल गैस हो गया जो इंपोर्ट होता है। जो अभी हमारा चल रहा है यूक्रेन इंडिया का वॉर, उसमें जो गैसेस इंपोर्ट हो रही है, इंडिया इंपोर्ट कर रही है अपने वेसल्स के थ्रू, वो उसका पॉलिटिकल फ्रंटियर का पार्ट होता है। ठीक है, वो हमारे लिए हमारा ही है वो। ठीक है, दूसरा
अब तीसरा होता है जितनी भी एम्बेसीज हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, जितनी भी एम्बेसीज हैं, ठीक है, एम्बेसीज और यू कैन से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब भी पार्ट हमारा ही होता है। ये किसका होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जो ईरान इतना बॉम्बार्डर कर रहा है यूएसए के बेस पे, तो वो जो बेस है वो अदर कंट्रीज का नहीं, जिस बेस पे वो बॉम्ब्स गिरा रहा, कुछ अटैक कर रहा, वो सब जो पार्ट है वो यूएसए का पार्ट है। तो वो क्या है, जितनी भी एम्बेसी हैं, एस्टैब्लिशमेंट हैं, वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ये सारा क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात लेते हैं हम लोग, मान लो इंडिया में, ठीक है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में बहुत सारी एम्बेसीज हैं, ठीक, न्यू दिल्ली में बहुत सी एम्बेसीज हैं। तो सपोज करो एक एम्बेसी है अमेरिकन एम्बेसी, या फिर बोलो यूएसए की एम्बेसी है एक। तो ये जो यूएसए की एम्बेसी है ना, ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। मतलब मान लो इंडिया ने एक सर्टेन एरिया अलॉट कर दी यूएसए को उसके एम्बेसी के लिए, तो वो हमारे लिए डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा गवर्नमेंट का कंट्रोल वहां पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो चीज मैं लिख रहा हूं, यही चीज हमारे अंडर कंट्रोल, तो ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। अब बेटा इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, मैं फिर से बताता हूँ। ये सब जो चीज हमने पढ़ा वो सब इंक्लूड हो रहा है। याद रखना, ये जो चीज है ना, फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज विच आर ऑपरेटेड, ठीक है, बोल रहा हूँ, विच आर ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। कौन सा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, हमारे एक कौन सा डोमेस्टिक कंट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये सब हो गया हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। क्लियर नाउ, अब क्या चीज पार्ट नहीं होता है हमारा, तो वो पढ़ेंगे हम। देखो जो इंक्लूड नहीं करेंगे हम, तुम क्या नहीं इंक्लूड करेंगे, तुम लिख दे हेडिंग डू नॉट इंक्लूड, डू नॉट इंक्लूड। तो पहला क्या इंक्लूड नहीं करेंगे हम बेटा, पहला हम इंक्लूड नहीं करेंगे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या बोल रहा हूं मैं, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल की ले तो WHO, ठीक, WHO, यूनिसेफ, ये सब क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती हैं। अब दूसरा क्या है हमारा यहाँ पे, ठीक है, दूसरा एम्बसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज, एम्बसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज, इस पे भी कोई डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होता ये। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है हमारे, ये चीज इंक्लूड नहीं होंगी। कौन सी इंक्लूड नहीं होंगी, एक होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक फॉर एग्जांपल WHO, यूनिसेफ, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर इंडिया में ये वर्क कर रही है, इनका हेडक्वार्टर इंडिया में है, जो एरिया अलॉट है, तो वो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होता है। सेम वे एम्बेसीज जो भी फॉरेन कंट्रीज की, वो हमारे इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होता है। क्लियर? आप बेटा सुनो, अब हमारा जो आता है दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट। अभी मैं पढ़ा ना, बार बार पढ़ा रहा हूँ मैं, बार बार ये टॉपिक ला रहा हूँ, नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट। अब बेटा ये पढ़ेंगे नॉर्मल रेजिडेंट होता क्या आखिर में, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या हमारा है, नॉर्मल रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन कहलाता है, आप बेटा सुनो, नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होता है जो इंडिया में रिसाइड कर रहा है। इसका भी कोई लिमिट है, ठीक है, क्या लिमिट है वो बताऊंगा आपको मैं, इंडिया में रिसाइड कर रहा है, ठीक है। आप सुनो, simple, it refers to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic activities also lies in that country। तो क्या बोला इसमें हमने, वो पर्सन जो इंडिया में रिसाइड कर रहा है, resides in, ठीक, in the country, ठीक, और दूसरा जो इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे वर्क कर रहा है, यहाँ पे कोई काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है।
इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, मतलब इन द कंट्री। ठीक है, सपोज करो कि एक पर्सन है जो अफ्रीकन पर्सन है, वो इंडिया आता है, इंडिया रह रहा है। ठीक है, एक लिमिट होता है डेज का, वो भी मैं आपको बताऊँ कैसे डेज निकालते हैं हम लोग। इंडिया आ रहा है, इंडिया में रह रहा है, इंडिया में जॉब कर रहा है, इंडिया में कुछ भी वर्क कर रहा है, और वो सब क्या है, वो अपने जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन जो कमाने का जरिया है वो इंडिया से रिलेटेड है, और उसका जो इंटरेस्ट है वो इंडिया के लिए है। इंटरेस्ट इन सेंस इंडिया से ही वो उसका ग्रोथ हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें कौन इंक्लूड नहीं होता है, तो बेटा देखो इसमें कंक्लूड नहीं होता है, तो फिर से आता है डू नॉट इंक्लूड। इसमें किसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम। ठीक, तो बेटा देखो पहला कौन इंक्लूड नहीं करेंगे, तो पहला जो होता है वो है हमारा कोई भी टूरिस्ट है। ठीक है, कोई भी फॉरेन विजिटर्स है। ठीक है, टूरिस्ट है बोल दो, फॉरेन टूरिस्ट। ठीक, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम। दूसरा, कोई भी फॉरेन एम्बेसी का स्टाफ हो। ठीक है, मान लो कोई भी फॉरेन एम्बेसी का स्टाफ हो, फॉरेन एम्बेसी स्टाफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक अमेरिकन है जो अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहा है, वो चाहे यहाँ पे 1 साल 2 साल 10 साल 12 साल जैसे भी रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, तीसरा आता है हमारा कोई भी पर्सन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई भी पर्सन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो इंक्लूड नहीं होगा नॉर्मल रेजिडेंट में बेटा। दूसरा आता है हमारा क्या, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन वो भी नहीं होगा, मतलब WHO भी यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। ठीक है, याद रखना एम्प्लॉय। और तीसरा क्या आता है, क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन वेसल। अब क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल, अब ये कौन होता है बेटा। अब सपोज करो कि कोई पर्सन है जो शिप में काम कर रहा है, डॉकयार्ड पे आता है, वो डॉकयार्ड पे रुक रहा है, तो वो भी पार्ट नहीं होगा। मान लो कोई USA से पर्सन है जो डॉक में अपने शिप से आया थ्रू, मतलब ठीक है टैंकर से ऑयल लेके आया, इंडिया आया, मान लो सपोज करो, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर। क्यों, क्योंकि वो यहाँ का सिटीजन नहीं है। सिटीजनशिप अलग है, बताऊंगा उसको भी मैं, मतलब रेजिडेंट नहीं है यहाँ का वो। ठीक है, यहाँ पे वो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट में, मतलब जो भी कमाई करेगा तो उसका हमारे इंडिया का पार्ट नहीं होगा वो। अब तीसरा क्या, लास्ट क्या हमारा, जो बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बॉर्डर वर्कर्स, ठीक है, बॉर्डर वर्कर्स बॉर्डर पे जो रह रहे हैं और जो रेगुलर बेस पे बॉर्डर क्रॉस करते हैं। ठीक है, हु क्रॉसेस द बॉर्डर ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, इंक्लूड हम नहीं करेंगे। मान लो कोई इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे रह रहा है और उसका काम क्या है, डेली का काम है कि इंडिया से गुड्स जाके वहां बेच रहा है, डेली रेगुलर बेस पे वो बॉर्डर से क्रॉस कर रहा है बार बार, तो वो भी इंक्लूड नहीं होता है नॉर्मल रेजिडेंट में। क्लियर। अब अब मैंने एक वर्ड बोला था बीच में, दैट इज सिटीजन। ठीक है, तो सिटीजनशिप क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप। अब बेटा ये क्या है, अब सिटीजन कौन कहलाता है यहाँ पे, तो बेटा इसके सिटीजन होने का ये जो कंसेप्ट है वो एक लीगल कंसेप्ट है। ठीक है, लीगल कंसेप्ट कहलाता है ये। क्यों, ये हर किसी को नहीं मिलता, ये थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक, थ्रू बर्थ राइट है। तो बेटा देखो सुनो क्या है, अब हाँ एक और चीज़ बेटा सुन लो, एक इसमें देखना, अब नॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं बंदे, ठीक है, अब सपोज करो ये पर्सन यहाँ पे मान लो जो स्टाफ है, ठीक है, स्टाफ वर्किंग मोर देन 1 ईयर, ये कहलाया जाएगा नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है,
मतलब मान लो कि कोई स्टाफ है जो यहाँ पे काम कर रहा है, जो अमेरिकन काम कर रहा है, वो 1 साल से ज़्यादा इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर चुका है, ठीक है, वो काम कर रहा है 1 साल से ऊपर, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये चीज़ मिस कर दे बताना मैंने, इसको पढ़ लेना फिर से। अब देखो यहाँ पे सिटीजनशिप क्या है, ये एक लीगल कंसेप्ट है। लीगल कंसेप्ट क्यों बोलते हैं, तो क्योंकि इसके कंडीशंस भी टफ है। क्या कंडीशन है, तो पहला कंडीशन है इसका कि जो पर्सन इंडिया में बॉर्न कर रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या, इंडिया में बॉर्न करना, पर्सन बॉर्न इन इंडिया, ठीक। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा क्या हो रहा, बॉर्न आउटसाइड बट ग्रांटेड सिटीजनशिप, ठीक है, बाय इंडियन लॉ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, पर्सन तो बाहर पैदा हुआ, बॉर्न आउटसाइड, ठीक, बट अप्लाइड फॉर सिटीजन, फॉर सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ अलाउज हिम टू बिकम इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, एंड इंडियन लॉ अलाउज हिम टू बिकम इंडियन सिटीजन, ठीक है। यही दो कंडीशन होते हैं जिससे हम सिटीजनशिप कहला सकते हैं, हम किसी कंट्री के सिटीजन कहला सकते हैं। दो कंडीशन, पहला या तो हम इंडिया में पैदा हों, दूसरा अगर हम बाहर हैं तो हम इंडिया में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करें, और अगर इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करती है तो हम यहाँ के सिटीजन बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अदनान सामी जो सिंगर है हमारे, वो पाकिस्तान के हैं, वो अब इंडियन सिटीजन हैं वहाँ पे, ठीक है। अब वहीं पे हम बात करते हैं क्या, रेजिडेंटशिप क्या होता है। इसका दूसरा वर्ड है, दूसरा मीनिंग है, दूसरा मीनिंग द सेंस, दूसरा कंसेप्ट है, इसको हम बोलते हैं रेसिडेंटशिप। अब ये रेसिडेंट कौन कहलाता है, ठीक है, अब ये रेसिडेंट कौन कहलाएगा, तो रेसिडेंट जो होता है वो होता है इकोनॉमिक कंसेप्ट, ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है। अब ये क्यों बोला गया, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि वो पर्सन जो इंडिया में रिसाइड कर रहा है और जिसका इंटरेस्ट, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया से ही रिलेटेड हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या है, वो पर्सन कौन, इसको कैसे जज करेंगे हम, तो पहला होगा इसका बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि वो क्या काम कर रहा है, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड हमारा है क्या, ठीक, वैसे तो इंडिया में रिसाइड कर रहा है पर, ठीक है, इस साइड इन कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर एंड द सेंटर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, रिसाइड्स इन इंडिया या फिर इन कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर एंड his economic interest lies in this country, interest lies in this country, ठीक है। ये दो कंसेप्ट इसके हैं। सिटीजनशिप का अब क्या होता है, लीगल टर्म है, क्या कहलाता है, देखो यहाँ जो सिटीजनशिप होता है इनको वोटर आईडी कार्ड जैसे मिलता है तभी वो सिटीजन कहलाएंगे, पर रेजिडेंट्स को वोटर आईडी कार्ड नहीं मिलता, वो वोट नहीं कर सकते, बट सिटीजन्स को अलाउ है वोट करने के लिए, ठीक है। तो अगर सिंपल सी बात करें, समझाएं, तो दे आर अलाउड टू वोट, ठीक है, दे आर अलाउड टू वोट। और ये क्या है, दे आर नॉट अलाउड टू वोट। सिंपल सी बात करेंगे, ये वो पर्सन जो इंडिया आ रहे हैं, काम करें, एक से ज़्यादा साल काम कर रहे हैं और फिर वहाँ उनका जो इंटरेस्ट है वो इंडिया से जुड़ा हुआ है, तब उनको रेजिडेंट कहलाया जाएगा, और सिटीजनशिप अलग हो। तो दोनों वर्ड्स सेम नहीं है, ठीक है। देखो बेटा, जो सारे सिटीजन्स हैं वो सारे रेजिडेंट कहलाएंगे, बट जो रेजिडेंट सारे हैं वो सारे सिटीजन नहीं कहलाए जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल से मतलब है इसका। अब बेटा आगे देखते हैं। अब आता है वर्ड हम पढ़ते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स हेल्प टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमने क्यों पढ़ा, हमने देखो डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए हमें दो वर्ड्स का जानना जरूरी था। क्या क्या था, देखो बेटा, देखो डोमेस्टिक टेरिटरी, ये वर्ड क्यों जरूरी है,
ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों ज़रूरी है और हमारा नॉर्मल रेजिडेंट क्यों ज़रूरी है, ये हमने क्यों पढ़ा, ये ज़रूरत क्यों है पढ़ने की, क्योंकि इसी से हमारा डोमेस्टिक इनकम निकलता है, इसी से हमारा क्या निकलता है, डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, किस लिए, टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। अब हम ये सब पढ़ेंगे कि नेशनल प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले इसमें कवर करेंगे। तो बेटा सुनो, तब अब मैंने क्या बोला कि हमें डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें ये हेल्प करता है निकालने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट निकालने में हेल्प करता है। अब हम ये दो टर्म्स को समझेंगे। तो बेटा पहला हमारा क्या था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है हमारा, ये तो पहला हमारा टर्म है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बेटा ये क्या है, प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ अ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ अ प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड इन इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब कि इंडिया के अंदर जो भी गुड्स बन रहे हैं, ठीक है, उसकी बात हम यहाँ करते हैं। ठीक है, कितने गुड्स बने इंडिया के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ, इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे करेंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड इन इकोनॉमिक टेरिटरी, और दूसरा क्या बोलेंगे इसको हम, डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, ठीक, लोकेटेड इन इकोनॉमिक टेरिटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर कैरिड आउट बाय द रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, वो सारी एक्टिविटी जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रही है, उससे जो गुड्स बन रहा है, ठीक है, क्या बोलेंगे, इररिस्पेक्टिव, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर कैरिड बाय a resident or a non-resident, resident or a non-resident। ठीक है, सिंपल सी बात, फिर से बता रहे हैं, वो सारे गुड्स जो एक इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर में, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो बन रहा है, चाहे वो एक रेजिडेंट बना रहा है, चाहे वो एक नॉन रेजिडेंट बना रहा है, उन सबको जो इंक्लूड करेंगे दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब कोई भी गुड्स बन रहे हैं, गुड्स इन सेंस जूता चप्पल और आपका लेस, ठीक है, बिस्किट्स, अब जितना भी राइस वीट सबकी बात करें हम, ठीक है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बन रहा है, चाहे वो रेजिडेंट बना रहा है चाहे वो नॉन रेजिडेंट बना रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो हम सबको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, किसमें, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है। अब दूसरा कंसेप्ट आता है हमारा, जो दूसरा कंसेप्ट है हमारा, दैट इज नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा, अब तो ये तो डोमेस्टिक वर्ड आ गया हमारा एक, अब इससे का दूसरा वर्ड होता है हमारा नेशनल प्रोडक्ट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। देखो फिर से बता रहा हूँ, प्रोडक्ट का सिंपल मतलब है गुड्स बनना। ठीक है, अब सुनो, अब इसी को डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटी फॉर प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटी प्रोडक्शन यूनिट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट irrespective of fact whether perform within economic territory or outside economic territory। मतलब कि फिर बता रहे हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है, बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव
ठीक है, इररिस्पेक्टिव वेदर वो इंडिया के अंदर हो रहा है प्रोडक्शन या फिर इंडिया के बाहर हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इररिस्पेक्टिव वेदर परफॉर्म विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, और आउटसाइड, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आउटसाइड इट क्या है, नेशनल प्रोडक्ट क्या है, वो सारे गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं कहाँ पे, चाहे वो इंडिया के अंदर चाहे वो इंडिया के बाहर, पर वो किससे होना चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू होना चाहिए। तो देखो इसमें बेटा नॉर्मल रेजिडेंट मेंशन्ड है, इसलिए उसको हम बोलते हैं हमें बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट। और इसमें क्या होता है, इसमें रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, किसमें, डोमेस्टिक में। ठीक है, अब जो नॉन रेजिडेंट गुड्स बना रहा है वो हमसे फर्क नहीं पड़ा, हमारा मतलब नहीं होता, वो हम हटाते, जो पेमेंट करते हटाते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको भी। ठीक है, पहले कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या क्या बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब ये हमारा डोमेस्टिक और नेशनल वो क्लियर है। अब इसके बाद आता है हमारा फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। टर्म्स याद रखना, ये सब टर्म्स इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो हेडिंग आएगी दूसरी हमारी आएगी, दैट इज फैक्टर इनकम, एंड दूसरा आता है हमारा ट्रांसफर इनकम। अभी फैक्टर इनकम क्या है बेटा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था क्या होता है फैक्टर इनकम। ये वो सारी इनकम है जो हम पे करते हैं किसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, अब देखो इसको कैसे समझाएंगे, दिस इज द इनकम रिसीव्ड बाय, ठीक, किससे, बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई उन्होंने सर्विस रेंडर किया, उन्होंने भाई गुड्स बनाने में हेल्प किया है। ठीक है, फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, कब क्यों, मतलब ऐसा, फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, ये उनको पैसा मिलता है। अब बेटा फैक्टर इनकम क्या क्या होते हैं, याद है ना, ये होता है हमारा रेंट, ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल, और तुम्हारा वो एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, ऑन्टरप्रेन्योर। तो रेंट आता है इसमें, इंटरेस्ट आता है, वेजेस आता है, प्रॉफिट आता है, तो उसकी बात यहाँ करें, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। और बेटा ये जो फैक्टर इनकम होता है ये हमेशा बाईलेटरल होता है। क्या होता है, बाईलेटरल होता है। बाईलेटरल मतलब क्या होता है, ये पैसा वन साइडेड नहीं होता है। ये पैसा कब मिल रहा है, जब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने सर्विस दिया, सर्विस प्रोवाइड किया है, तब इनको जाके ये पैसा मिल रहा है। तो इसलिए बोला गया है बाईलेटरल इनकम बोलते हैं इसको हम। अब फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ओनर, जो ओनर होते हैं उनके क्या होता है, फैक्टर इनकम होता है। ठीक है, जो ओनर होते हैं उनको हम क्या उनके लिए क्या होता है, ये फैक्टर इनकम होता है। ओनर मीन्स कि भाई एक लेबर है, लेबर को क्या मिला, वेजेस मिले, तो उसके पॉइंट से क्या हुआ, वो फैक्टर इनकम कहलाया जाएगा। पर जो प्रोड्यूसर होता है, जो गुड्स बना रहा है, वो क्या कर रहा है, उस लेबर को पैसा पे कर रहा है, तो उसके पॉइंट से हम बोलते हैं क्या, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, टर्म्स याद रखना, अगर फैक्टर पेमेंट लिखा है तो वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बातें हो रही है, अगर लिखा फैक्टर इनकम तो वो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। तो ये चीज क्लियरली ध्यान रखना है ये चीज। अब आता है वर्ड हमारा ट्रांसफर इनकम क्या होता है। तो बेटा देखो, जो ट्रांसफर इनकम होता है वो वन साइडेड होता है हमेशा। तो हम क्या बोलेंगे, इनकम रिसीव्ड विदाउट एनी प्रोडक्शन सर्विसेज इन रिटर्न, इनकम रिसीव्ड without any production services, ठीक है, विदाउट एनी प्रोडक्शन सर्विसेज इन रिटर्न। ठीक, क्या बोला गया, ये वो पैसा जो रिसीव हो रहा है जो बिना काम के रिसीव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल पेंशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या है हमारे पास, ओल्ड एज पेंशन,
ठीक, विडो पेंशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये वो पैसे हैं जो विदाउट किसी रिटर्न के मिल रहा है। किस मान लो हमने कोई काम ही नहीं किया तभी हमें पैसा मिल रहा है। ठीक है, मान लो कोई ग्रांट्स मिल रहा है, कोई कंट्री ने किसी कंट्री को ग्रांट दिया, ग्रांट सेंस फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा दिया कुछ काम के लिए, तो हम इसको एग्जाम्पल ये भी है ग्रांट्स बाय फॉरेन कंट्री। ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा ट्रांसफर इनकम का पार्ट है। तो ये जो ट्रांसफर पेमेंट होता है ये हमेशा होता है यूनिलेटरल होता है। ठीक है, यूनिलेटरल इनकम होता है। क्यों बोलते हैं इसको हम, क्योंकि ये हमेशा वन साइड होता है। वन साइड मतलब कि यहाँ पे जो पैसा है वो पैसा बिना किसी काम के मिला हुआ है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिलेटरल इनकम। अब ये ध्यान रखना कि ये जो इनकम होता है, ये जो यूनिलेटरल इनकम है, ये कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि भाई ये यहाँ पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बना है, यहाँ पे ना कोई गुड्स बना नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए इंक्लूड नहीं होता है, ये रीज़न है। तो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि बताओ भाई ट्रांसफर इनकम जो है वो कौन सा इनकम है, तो यूनिलैटरल ऑप्शन हो गया हमारा, वो टिक कर देंगे। इसमें पूछेगा बताओ हम उसको इंक्लूड करेंगे कि नहीं इंक्लूड करेंगे, तो हम नहीं इंक्लूड करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड बिकॉज, क्योंकि यहाँ अब देखो, अब रीज़न पूछता है क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, बिकॉज नो प्रोडक्शन इज रेंडर्ड। सिंपल, अगर क्वेश्चन आता क्यों नहीं हुआ है, यहां लिख दो नो प्रोडक्शन। ठीक है, कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब अगला जो टर्म आपका आता है, वो जो अगला टर्म आपका है दैट इज आवर करेंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा। टर्म क्या है हमारा, करेंट ट्रांसफर, और दूसरा होता है हमारा कैपिटल ट्रांसफर। अब ये क्या होते हैं बेटा, अब जो करंट ट्रांसफर है, अब सुनो, करंट वर्ड से बदल रहा है। ठीक है, ये जो करंट ट्रांसफर होता है जो हमेशा, देखो इसका डिफरेंस क्या है, पहला है ये जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है हमेशा क्या होता है, मेड आउट ऑफ इनकम। हम इसको हमेशा किससे ट्रांसफर करते हैं, इनकम से। जो भी इनकम आया है, ठीक है, जो भी इनकम ट्रांसफर हो रहा है सब वो करंट ट्रांसफर है हमारा। ठीक है, अब ये जो होता है ये किससे होता है, मेड आउट ऑफ वेल्थ। ठीक है, वेल्थ ऑफ पेयर। ठीक है, क्या है, वेल्थ से, जो मतलब एक जो कैपिटल ट्रांसफर वन टाइम ट्रांसफर होता है, मतलब कभी कदार होता है, रेगुलर बेस पे नहीं होता है, और ये होता है वेल्थ से रिलेटेड होता है। मान लो कोई एक लैंड, लैंड की बात करें, लैंड अगर किसी को बेच रहे हैं दैट इज कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या डिफरेंस इसमें, अब जो करंट ट्रांसफर होता है हमेशा वो होता है रेगुलर बेस पे होता है। ये क्या होता है हमारा, रेगुलर बेसिस पे होता है। ठीक है, ये रेगुलर बेसिस है, और ये क्या है, ये हमारा इरेगुलर बेसिस पे होता है। ठीक है, इसका नेचर क्या, इरेगुलर होता है। अब देखो बेटा तीसरा, जो ये तीसरा पार्ट है हमारा दैट इज, ये क्यों होता है, जो करंट ट्रांसफर होता है वो होता है कंजम्पशन, कंजम्पशन के लिए होता है, कंजम्पशन पर्पस होता है। मतलब सपोज करो भाई, हमने पहले जब पढ़ा था कि भाई गुड्स बना है तो गुड्स का पेमेंट भी करना पड़ेगा हमें, तो जो पेमेंट करें दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर कंजम्पशन, तो कंजम्पशन पर्पस का पार्ट ये होता है पार्ट। ये इसका डिफरेंस क्या है, ये जो होता है ये होता है कैपिटल फॉर्मेशन का, ये होता है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। ठीक है, अब इस समझाते एग्जाम्पल में। देखो ये जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज, जो करंट ट्रांसफर हो गया हमारा, गिफ्ट हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक, गिफ्ट इज अ पार्ट ऑफ इनकम, इनकम से हम देंगे तब गिफ्ट दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो गया हमारा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हमारा है दैट इज इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स कैपिटल गेन्स। इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स, और दूसरा हमारा होता है कैपिटल गेन।
ये एग्जाम्पल हमारा किसका है, कैपिटल ट्रांसफर का है बेटा, ठीक है। करंट ट्रांसफर क्या है, करंट ट्रांसफर हमेशा इनकम का पार्ट होता है, उससे हम पे करते हैं। और जो कैपिटल ट्रांसफर होता है हमारा किससे होता है, वेल्थ ऑफ अ पेयर से हम देते हैं, और रेगुलर बेस पे होता है, इरेगुलर बेस पे होता है, वो कंजम्पशन पर्पज के लिए, यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। कैपिटल में समझते हो भाई, यहाँ पे कोई ज़मीन ले लिया, वो कैपिटल का पार्ट होता है हमारा, कोई हाईवेज बन गया, वो कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट हो गया हमारा, ठीक। अब